हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत आपका एक टॉपिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कवर करेंगे। ठीक है, आज हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के टॉपिक को कवर करना है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो बात करते हैं डायरेक्टली। तो भारत जैसे विकासशील देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र हमेशा उपेक्षित क्षेत्र में रहा है, जिसमें स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे न होने के कारण कई महामारियां और लाखों लोग मारे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम भारत जैसे विकासशील देशों की बात करें, डेवलपिंग कंट्री की बात करें, तो स्वास्थ्य क्षेत्र जो हेल्थ सेक्टर है, हमेशा से ही वो एक उपेक्षित क्षेत्र रहता रहा है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता। देखो, एक्चुअली यहाँ पे बात हो रही है पैसे के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि विकासशील देशों में पैसे कम होते हैं। इस कारण से देखा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। और इसी की जिसमें बुनियादी ढांचे, मतलब एक बुनियादी जो ढांचा होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी कमी के कारण कई सारी महामारियां सामने आती हैं। कई सारी बीमारियां, अकाल जैसे कई सारी बीमारियां आ जाती हैं सामने, और जिसके कारण लाखों लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जो मुख्य रूप से स्वच्छता यानी कि साफ सफाई की कमियों के कारण कई बीमारियों से ग्रस्त रहा है। इन खराब स्वास्थ्य सुविधाओं से विभिन्न घातक बीमारियों के संचरण की संभावना बढ़ जाती है। तपेदिक एक तरह से टीबी होता है ये, तो और श्वसन संक्रमण जैसे निमोनिया जैसी बीमारियों के संचार में गरीबी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा डीपली जाएं तो हम यही देखेंगे कि गरीबी के कारण, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण भी कई सारी बीमारियां फैलती हैं, और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी के कारण ही कई सारे महामारियां यानी कि बीमारियां सामने आती हैं और कई लोग मारे जाते हैं। भीड़ भाड़, खराब रहने की स्थिति, स्वच्छता की कमी, यह सभी विभिन्न संक्रमणों यानी कि वायरसेस के प्रसार को बढ़ावा देता है। मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा होना, खराब स्थिति होना, साफ सफाई की कमी होना, तो ये जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें संक्रमण जो होता है, मतलब वायरस वगैरह होता है, उसको फैलाने में ज़्यादा मदद करता है। खुली आग पर निर्भरता और चूल्हे, पारंपरिक स्टोव जैसे घातक आंतरिक घर के अंदर वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई सारे, मतलब जो लोग हैं आज भी भारत में चूल्हे का प्रयोग करते हैं। जो लकड़ी से जलने वाले जो चूल्हे हैं, उसका प्रयोग करते हैं। घर के अंदर चूल्हे बनाए जाते हैं, तो इससे हम साफ साफ एक वायु प्रदूषण देखते हैं जो कि घर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा सुरक्षित पेयजल तक उचित पहुंच नहीं होने से हैजा, मतलब गंदा पानी पीने की वजह से हैजा, डायरिया, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा विशेष तौर पर बच्चों में पौष्टिक भोजन की कमी से कुपोषण हो सकता है। तो ये सभी विकासशील देशों की हालत है। यहाँ पर ये सभी विकासशील देशों की हालत है, और भारत में भी ऐसा होता है। गरीबी से संबंधित बीमारियों के लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये बीमारियां फैलती हैं, जैसे जानकारी की कमी, शिक्षा, सुरक्षा, सावधानियां और रोकथाम के तरीके। तो देखिए दोस्तों, कई बार कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं। गरीबी से संबंधित कुछ दूसरे कारण भी होते हैं जो इन बीमारियों के फैलाव के लिए या इन बीमारियों के कारण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि जानकारी की कमी होना, पर्याप्त जानकारी ना होना, शिक्षा का अभाव होना, जागरूकता ना होना, सुरक्षा या सावधानी का ना होना। कई बार लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो सुरक्षा कर पाएँ। इसके अलावा गरीब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में धन के अभाव की वजह से वह चिकित्सा परीक्षण दवाएँ उपचार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हो पाते। तो देखिए दोस्तों, कई सारे फैक्टर्स हैं जो बीमारी को बढ़ावा देते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि साफ़ पानी ना होना, एक जो साफ़ पानी होता है, आज उसके विश्व में कमी देखी जा रही है। कमी का कहने का मतलब है कि आज भी बहुत सारे लोग, भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग, विकासशील देशों की बात करें तो बहुत सारे लोग आज भी गंदा पानी पीते हैं। उन्हें एक सही वाटर नहीं मिल पाता, जिस वजह से कई सारी बीमारियां फैलती हैं।
इसके अलावा हम देखते हैं खुली आग का प्रयोग यानी कि चूल्हे वगैरह का प्रयोग होने से भी कई तरह के वायु प्रदूषण रहते हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ का होना, साफ़ सफाई का ना होना, इनके कारण कई सारी डिसीज़, कई सारी बीमारियां फैलती हैं। इन सब से भी बढ़कर यही एक बड़ी जो चीज़ है वो यही है कि वो गरीबी है। गरीबी के कारण बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। आप देखोगे कि जो ज़्यादा गरीब लोग हैं उनमें जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, सावधानियाँ वो इतनी नहीं बरतते, रोकथाम के तरीके नहीं हैं उनके पास इतने। अब उल्टा कर लें थोड़ा-सा, अगर उनके पास शिक्षा भी है, जागरूकता भी है, लेकिन तब भी पैसे के अभाव के कारण, पर्याप्त धन ना होने के कारण वो अपना सही से इलाज नहीं करा पाते, जिसके कारण उनकी बीमारी बढ़ती जाती है और कई बार वो 1 से 2 लोगों में फैल जाती है। तो यहाँ पे बात को समझें कि गरीबी एक बड़ा फैक्टर है बीमारी के लिए। स्वतंत्रता के समय अगर हम बात करें, आज़ादी के समय अगर हम बात करें, तो भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, जबकि 2018 में 59.42 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त 1947 में पूरे देश में केवल 7,000 अस्पताल थे, हॉस्पिटल्स थे, जिसमें पूरी 35 करोड़ आबादी के लिए 50,000 डॉक्टर थे। हालांकि 2019 से 20 के अनुसार इस स्थिति में सुधार हुआ है और अब प्रति 1456 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। 1950 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26.8 मृत्यु थी। दोस्तों, अगर हम स्वतंत्रता के आज़ादी के टाइम पीरियड के आसपास की बात करें, 1947 के आसपास की बात करें, तो हम देखते हैं कि भारत में जो जीवन प्रत्याशा थी वो मात्र 32 वर्ष थी। कहने का मतलब है, जैसे कि आप कहते हो या हम कहते हैं कि एक व्यक्ति की नॉर्मल आयु 80 वर्ष होती है लगभग। एक कोई व्यक्ति है जो 100 वर्ष, कोई व्यक्ति 100 वर्ष की आयु तक जीता है, कोई व्यक्ति उससे भी ज़्यादा जीता है, उसका जीवन काल उससे भी लंबा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप इसी को चीज़ को समझिए, जीवन प्रत्याशा का मतलब यही है कि एक व्यक्ति कितना जीता है। तो भारत में जो औसत जीवन प्रत्याशा थी वो 32 वर्ष थी। मतलब ये कि भारत में एक व्यक्ति केवल 32 वर्ष तक ही जिंदा रहता था, उसका जो जीवन काल था वो 32 वर्ष तक ही था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये औसत है। औसत का मतलब ये है कि मान लो कि कोई व्यक्ति 50 वर्ष तक जिंदा रहता था भारत में, लेकिन ऐसा भी था कि कोई व्यक्ति मात्र 15 वर्ष ही जिंदा रहता था, मात्र 5 ही वर्ष जिंदा रहता था। मतलब ये कि जो जीवन प्रत्याशा है, जो जीवन काल था, वो बहुत ही कम था अगर हम स्वतंत्रता के टाइम पर देखें तो। लेकिन हाँ, इसमें काफ़ी सुधार देखा गया और 2008 में हम देखते हैं कि लगभग एक भारतीय व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा रही है वो लगभग रही है 70 वर्ष। मतलब एक व्यक्ति लगभग 70 वर्ष तक भारत में औसत जीता है। इसके अलावा हम बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो स्वतंत्रता के टाइम पर इसकी संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन हाँ, आज इसकी संख्या में काफ़ी सुधार हो रहा है और प्रति 1456 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। हालांकि अभी और भी सुधार किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा हम देखते हैं, जो 1950 में अगर हम देखें, जो शिशु मृत्यु दर थी वो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26.8 मृत्यु थी। देखिए दोस्तों, 26.8 मृत्यु का मतलब ये है कि 1000 बच्चों में से 250 लगभग 260 बच्चों की मृत्यु। यहाँ पे ये प्रतिशत है, इसलिए यहाँ पे हम अगर हम 1000 का प्रतिशत लें 26%, तो वो होता है 260। लगभग 1000 बच्चे अगर जन्म लेते थे तो उसमें से मतलब 260 लगभग बच्चे मर जाते थे। तो यहाँ पर आप बात को समझिए कि जो शिशु मृत्यु दर था वो बहुत ज़्यादा था। जो नए जो बच्चों का जन्म होता था उसमें मृत्यु दर बहुत अधिक थी। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में, यानी कि स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में के दौरान राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य संबंधी व्यय 0.42%, 0.42% था। इसके अलावा भारत में 1986 से पहले कोई स्वास्थ्य बीमा सुविधा नहीं थी। 1986 में भारत सरकार ने मेडिक्लेम शुरू किया। हालांकि तब से स्वास्थ्य देखभाल की लागत भी बढ़ गई है। इलाज की प्रक्रिया की कीमत 10,000 रुपये थी।
जो अब 50,000 रुपये से अधिक है। अगर हम आज़ादी के मतलब शुरुआती वर्षों को देखें, प्रारंभिक वर्षों को देखें, तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय थी भारत में उसका केवल 0.42% यानी कि आधे प्रतिशत, एक का जो आधा होता है, 1% का आधा 0.5, इससे भी कम प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा रहा था। मतलब जो भी सरकार की जो भी आय थी, राष्ट्रीय आय, जितना भी सरकार पैसा कमाती थी, उसका 1% भी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं कर रही थी। हालांकि हम जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने राज किया तो यहाँ से अंग्रेज़ सब कुछ लूट कर ले गए और भारत को पूरी तरह कंगाल छोड़ दिया था। तो ये एक बैकग्राउंड था कि मतलब एक स्थिति थी जिसमें भारत चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। हमें हमें अनाज को भी उगाना था, हमें दूसरी भी चीज़ें देखनी थी, हमें कई सारी चीज़ें देखनी थी, जिस कारण से हम स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हालाँकि वो बात भी दूसरी है कि सरकार की भी कुछ कमियाँ रही थी, लेकिन फिर भी पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो था गुलामी। गुलामी ने भारत को कमज़ोर किया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1986 के टाइम पीरियड तक भारत सरकार के द्वारा कोई भी स्वास्थ्य बीमा वगैरह उपलब्ध नहीं था। भारत में कोई भी स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर कोई बीमा वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह नहीं दिया जाता था। 1986 में भारत सरकार ने मेडिक्लेम यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं देनी शुरू की। बीमा के क्षेत्र में इंश्योरेंस वगैरह देना शुरू किया गया। मेडिक्लेम एक इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आज हम देखते हैं कि जो इलाज की प्रक्रिया है वो काफ़ी अधिक है। इसके अलावा देखते हैं हम चिकित्सा मुद्रास्फीति वर्तमान में 18% से अधिक है, जो कि व्यक्तियों द्वारा स्वयं वहन की जाती है। चिकित्सा सुविधाओं पर यह जेब खर्च निरंतर गरीबी और अभाव की ओर ले जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मेडिकल क्षेत्र में महंगाई की, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं में महंगाई को देखें तो वो लगातार 18% की दर से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। आप देखोगे 5 साल पहले जो दवाई का रेट था वो डबल हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो महंगाई है मेडिकल क्षेत्र में वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका पूरा का पूरा असर एक परिवार की गरीबी पर पड़ता है। आप कभी भी आप सुनते हैं कि कई लोग कहते हैं कि यार मेरा तो ज़्यादातर पैसा दवाई में ही खर्च हो जाता है। कहने का मतलब यही होता है सबका कि जो भी अर्निंग होती है, जो भी सेविंग होती है किसी भी परिवार की, वो दवाई पर खर्च होने के कारण क्या होती है, किसी भी परिवार की स्थिति खराब हो जाती है और वो गरीब बन जाते हैं। अब उनके अंदर अभाव की स्थिति पैदा होती है, तो मेडिकल सुविधाएं महंगी होने के कारण गरीबी निरंतर बढ़ती है, क्योंकि व्यक्तियों को इसका वहन करना पड़ता है। हकीकत तो ये है कि आज के टाइम पर भी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ तक सबकी पहुँच नहीं है। आसपास के जो क्लिनिक हैं या कुछ छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लोग वहीं पर जाके अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ते हैं और वहाँ तक मतलब वहाँ पर इलाज करा पाना स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो दूर दूर से जाते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग खुद ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर जाकर खुद ही खर्च उठाते हैं, जिसका सीधा असर उनकी सेविंग पर, उनकी कमाई पर पड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी और बीमारियों का एक दुष्चक्र राष्ट्र के लिए अभिशाप है। इस दुष्चक्र को तोड़ने और जनता को सस्ती और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। तो सरकार को भी पता है ये देश के लिए एक अभिशाप साबित होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारी है, गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी, इन तीनों का जो दुष्चक्र है, जब ये तीनों सामने आती हैं तो ये पूरे के पूरे राष्ट्र को ले डूबती हैं। तो सरकार ने इसलिए बीमारी के क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अलग अलग कार्य किए, लेकिन बीमारी के क्षेत्र में जनता को सार्वभौमिक और सभी जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। तो यहाँ पे आप एक बैकग्राउंड को समझ गए कि देश की सरकार ने इन स्थितियों को देखते हुए, स्थिति में सुधार करते हुए, देश की स्वास्थ्य स्थितियों में जो कमियां थी, जो खामियां रह गई थी, या देश में जो स्वास्थ्य को लेकर जो मतलब लोग वंचित थे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, उसको पूरा करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरीके से प्रदान करने के लिए देश की सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2 उपलक्ष्य शामिल हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। अब इसके 2 उपलक्ष्य हैं। एक लक्ष्य है कि ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं और दूसरी ये है
जो शहर हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके प्राथमिक कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना है। इस कार्यक्रम का ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसको कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रजनन, मातृ, नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य को मजबूत करना एवं संचारी और गैर संचारी रोगों का मुकाबला करना। अब इसका एक जो महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य है वो ये है कि जो गर्भवती महिला है, जो नवजात जो शिशु हैं, जो नए जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं, उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, ताकि उनका जो कम उम्र का जो जीवन है, कम उम्र का मतलब जो निम्न आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो अभी जिनका जन्म हुआ है, जिन बच्चों का, शुरुआत से ही उनको उनका स्वास्थ्य मजबूत किया जा सके, ऐसी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। और जो किशोर यानी कि जो लगभग 14 साल के आसपास के जो बच्चे हैं या जो उससे भी कम के बच्चे हैं, उन सभी को एक मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके उनके स्वास्थ्य को मजबूत किया जा सके, ऐसी व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा जो संचारी जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जो एक जैसे कि छींक आने से आप देखते हैं ना, मतलब खांसी जुकाम जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल जाता है, इसको हम कहते हैं संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिसीज़। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई और गैर कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई, जो किसी एक व्यक्ति के अंदरूनी हिस्से में होती है या एक व्यक्ति के अंदर होती है, जो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। लेकिन दोनों ही डिसीज़ की रोकथाम करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मिशन के 4 अवयव हैं, 4 पार्ट कह सकते हो। ये जो मिशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके 4 पार्ट हैं जैसे या 4 अवयव हैं। एक है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एक है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, और एक है तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, और एक है स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन। तो ये 4 इसके पार्ट हैं, इसको आप रट लो चाहे याद कर लो, जैसे आप कर पाओ वैसे। यहाँ पे आप समझना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एक मिशन है शामिल जो है ग्रामीण, मतलब ये कि ये ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना पूरा कार्यक्रम चलाएगा। एक है शहरी, यानी कि शहर में पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित। और एक है तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, जो कुछ अन्य देखभाल से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके लिए कार्यक्रम। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन का अर्थ है जैसे कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब देखभाल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो आ सकें भारत में। जो मानव संसाधन है वो काफ़ी अच्छा हो सके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारे डॉक्टर्स वगैरह उपलब्ध हो जाएं, ऐसी व्यवस्था करना। तो इस मिशन की ये चारों के चारों अवयव कह लो या ये चारों के चारों कार्यक्रम हैं। इस मिशन का उद्देश्य कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतक वाले कम विकसित राज्यों पर अधिक ध्यान देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, जो गांव के क्षेत्र हैं, उसमें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा पर खर्च को जीडीपी के 0.9% से बढ़ाकर 2 से 3% करना है। इसका कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य प्रजनन और बाल जो गर्भवती महिलाएं हैं वो, और जो बाल स्वास्थ्य पर पिछले मिशनों से आगे एवं बेहतर बनाना तथा संचारी और गैर संचारी सहित दोनों प्रकार की बीमारियों का सामना करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य जिला और उप जिला स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को गति प्रदान करना है। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको अभी बताई थी कि इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है कि जो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य है उसको मजबूत करना, जो गैर संचारी और संचारी रोग है उसको रोकना, उस पर रोकथाम लगाना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, प्रमुख इसके ये कार्य रहे हैं। इसका एक जो प्रमुख उद्देश्य है इस मिशन का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, वो ये कि जो जीडीपी है, जितना जैसे कि अभी नॉर्मली जो बात करें तो 0.9% जो जीडीपी का खर्च है स्वास्थ्य सुविधाओं पर, यानी कि जो हेल्थ सेक्टर है, जो हॉस्पिटल्स का जो खर्चा है, जो हेल्थ का जो सेक्टर है, उसमें अगर हम देखें तो जो 0.9% का जो खर्च होता आया है उसको बढ़ाकर जीडीपी में उसके प्रतिशत को बढ़ाना, मतलब अधिक से अधिक खर्च को शामिल करना। जैसे कि 2 से 3% तक जीडीपी को
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूज़ करना, मतलब जीडीपी से जो भी अर्निंग हो रही है देश की, उससे उसका 2 से 3% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाए, ऐसी व्यवस्था करना चाहता है ये मिशन। और वैसे भी हम देख रहे हैं कोविड के टाइम पर हम यही देख रहे हैं, कोविड के बाद हम यही देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेक्टर में सरकार का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ा है, ना केवल भारत में बल्कि पूरे देश में अब सरकार की भूमिका बढ़ी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य कुल प्रजनन दर को 2.1 तक कम करना है, मतलब जो जनसंख्या जो इतनी स्पीड से बढ़ रही है उसको थोड़ा सा कम करना है। दूसरा लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 25 मृत्यु तक लाना, और जो कई बार जो गर्भवती महिला है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर वो है मातृ मृत्यु दर को कम करके प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 करना है। देखो, अभी चाहे कितना भी 1000 बच्चे जन्म अगर लेते हैं तो चाहे कितने भी व्यक्ति मतलब चाहे कितने भी बच्चे मर जाते हैं, कई बार देखते हैं ना कि बच्चे का जन्म होने पर भी कुछ बच्चे मर जाते हैं, तो यहाँ पे वही है कि प्रति 1000 जो जीवित जन्म होंगे, प्रति 1000 जो जीवित जीवित जन्म होंगे उन पर 25 मृत्यु से ज़्यादा ना हो। मतलब यह है कि यहाँ पर 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो सरकार की कोशिश है, ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसकी कोशिश यही है कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मतलब उनकी मृत्यु ना हो। लेकिन फिर भी ये जो आंकड़ा है, उस जो मृत्यु का जो भी आंकड़ा है वो यहाँ पर नहीं दर्शाया गया, लेकिन जो भी आंकड़ा है उसको कम करके 25 तक लाना है, और 25 से कम हो तो ये भी अच्छा है। और जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करके 1 प्रति 1000 जो महिलाएं हैं, जो मातृ मृत्यु दर है प्रति 1000 जो जीवित जन्म होने के बाद उसको 1 करना है। मतलब कई बार गर्भवती महिला की जो मृत्यु हो जाती है तो उसमें प्रति 1000 पर उसको 1 तक लाना है। 1 से कम हो जाए, 0 हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन जो आंकड़ा है उसका एक टारगेट रखते हुए यहाँ पे ये संख्या इंडिकेट की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का लक्ष्य मलेरिया संक्रमण के मामलों को प्रति 1000 जनसंख्या पर से कम करना, तपेदिक के मामलों को आधा करना और 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया को रोकना है। तो ये इसके उद्देश्य ही समझ में आई गए आपको ये सारी चीज़ें। हालांकि मिशन ने ग्रामीण यानी कि जो गांव का एरिया है और जो शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचों में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं, लेकिन अभी भी लक्ष्यों को पूरा करने और एवं वास्तविक परिणामों से ये दूर रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मिशन की तो इसने काफ़ी प्रयास किए हैं, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में इसने काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ये अपने लक्ष्यों को पूरा करने में और वास्तविक जो इसके परिणाम थे, होने चाहिए थे जो परिणाम इसके, उससे ये अभी भी दूर है। 2008 से 9 और 2019 से 10 के भीतर, मतलब ये जो 10-11 साल का ये जो टाइम पीरियड है, इसके बीच की अगर हम बात करें तो इसके भीतर भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 और से 1.6% तक ही रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष द्वारा व्यय को जीडीपी के 2.5 से 3% तक बढ़ाने की सलाह दी गई है। देखिए दोस्तों, जो टारगेट रखा गया था कि 2 से 3% जीडीपी का, मान लो जीडीपी के थ्रू जो भी अर्निंग सरकार की होती है, या जो जीडीपी है वो दर्शाती है कि एक देश में कितना ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहा है, कितना ज़्यादा सेलिंग हो रही है, कितना ज़्यादा पैसा है, ये दर्शाता है जीडीपी। ठीक है, इसे अब डिटेल में नहीं समझेंगे हम, लेकिन जो जीडीपी है पूरे देश की, उसका 2 से 3% लक्ष्य रहा था कि 2 से 3% स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी तक उस आंकड़े पर नहीं, उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। अभी भी 2 से कम के अंदर है ये, 2 से भी कम प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हो रहा है। इस प्रकार विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सामान्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो अभी भी कई सारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए तथा वंचित वर्गों की स्थितियों में सुधार करने
और गरीब लोगों के जेब से चिकित्सा व्यय के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत नाम का एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि सरकार ने एक स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए आयुष्मान भारत नाम से एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपने सुना होगा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत कार्यक्रम 2018 में प्राथमिक, माध्यमिक एवं और तृतीयक तीनों स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए शुरू किया गया था। मतलब चाहे शिशु हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध व्यक्ति हों, सभी के लिए ये कार्यक्रम आयुष्मान भारत सभी के लिए शुरू किया गया था ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सके। 2018 में ये शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत एक एकीकृत सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा योजना है जो आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करती है और इस प्रकार सरकार अपने नागरिकों को सुलभ, सस्ती चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करती है। देखिए दोस्तों, जो आयुष्मान भारत ये जो योजना है, इसके तहत जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कम से कम पैसे में उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें, ऐसी व्यवस्था इसके द्वारा करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पूरी तरह पढ़ लिया है। यही था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे हमें आपके सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में समझना था और इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आपको अगर कंफ्यूज है, आप नहीं समझ में आ रहा, तो यही कहूँगा कि एक बार वीडियो को आप दोबारा से एक बार देख लें, तो ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएँ। देखो, हो सकता है कि आपको कुछ बातें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन अगर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, भले थोड़ी देर बाद देख लो वीडियो को, थोड़ा रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, उसके बाद देख लो, लेकिन देख लो एक बार। अगर आप पूरा एक बार और वीडियो देख लोगे तो आसानी से सारी चीज़ें आपको दोबारा से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।